Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. The first article is on the Nobel Prize. So यहाँ पर बात करेंगे Nobel Prize है क्या, Nobel Prize में जो historical connotations है उसे समझेंगे, कहाँ से निकल के आया, किस किस कैटेगरीज में दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं और कौन है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स. All those aspects we will be discussing in our first article. The second article is related to UNHRC, that is United Nations Human Rights Council. So यहाँ पर बात करेंगे UNHRC कौन से फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, उसमें कौन से मेंबर्स हैं, मेंबर्स को आप कैसे एलेक्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे आप एक्शन लेते हैं. ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग ऑन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज ऑन ओपेक प्लस. तो यहाँ पर बात करेंगे ओपेक प्लस है क्या, बट ओपेक प्लस में जाने से पहले हम लोग ओपेक के बारे में बात करेंगे. ओपेक है क्या, कौन से कंट्रीज हैं, क्या सिग्निफिकेंस रखता है, देन समझेंगे ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डिफरेंस है बिटवीन ओपेक प्लस एंड ओपेक. दैट थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज ऑन ECLGS स्कीम. सो यहाँ पर बात करेंगे ECLGS स्कीम होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम. दैट नुआंसेस वी आर ट्राइंग टू इकोड इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज WTO. तो यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बीच में क्या मेंबर्स हैं, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसे कैसे फॉर्म किया गया था, क्यों फॉर्म किया गया था, क्या था मकसद, एज वेल एज क्या क्या इश्यूज हैं जो कि सराउंड करते हैं WTO इन टुडेज सिनेरियो. दैट थिंग्स वी आर ट्राइंग टू डिकोड इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द नोबेल प्राइज. सो नोबेल प्राइज जो है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक जो है उसी में हर साल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. एंड एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट ऑन 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज ऑन मेडिसिन, देन एज ऑफ टुडे वी आर हैविंग इट ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कैटेगरीज. सो देखते हैं कि बेसिक्स क्या है. अब जो नोबेल प्राइज के जो बेसिक्स हैं दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 4th अक्टूबर वीडियो कि नोबेल प्राइज जो है किस पर्सनैलिटी की वजह से फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, एज वेल एज कौन से कैटेगरीज में दिए जाते हैं, इन कैटेगरीज की जो सिलेक्शन कमिटीज हैं वो कौन है सिलेक्शन कमिटीज. सो ऑल दिस नुआंसेस आई डिस्कस इन आवर 4th अक्टूबर वीडियो इटसेल्फ. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर. अब इसे बिल्डअप करते हैं. अब बात करते हैं कौन से कैटेगरीज में एज ऑफ टुडे नोबेल प्राइजेस अवार्ड किए गए हैं. So the most recent aspects of this Nobel Prize is on chemistry and on physics. So physics में जाने से पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में. So जो नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में दिए गए हैं वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में 3 पर्सनैलिटीज को दिए गए हैं. What is 3 पर्सनैलिटीज? बैरी शार्पलेस, मॉर्टम एंड डी कैरोलिन. इन तीनों पर्सनैलिटीज को मिलकर नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है. क्यों अवार्ड किया गया है? बिकॉज ऑफ देयर वर्क दैट दे हैव डन इन द एरिया ऑफ क्लिक केमिस्ट्री. सो यहाँ पर इस नोबेल प्राइज के महत्व जो है उसे समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लिक केमिस्ट्री होता क्या है. सो व्हाट इज दिस क्लिक केमिस्ट्री? सो क्लिक केमिस्ट्री जो है एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिसके बेसिस पर आप फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं. दिस मैकेनिज्म में क्या होता है, आप जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके आप बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हो. सो दिस इज नॉट एज क्लिक केमिस्ट्री. अगर हम लोग टेक्निकल बात करें, टेक्निकली थोड़ा सा देखें, सो लेट्स सी क्या है इसके टेक्निकल डेफिनेशंस. सो द क्लिक केमिस्ट्री इज अ टर्म व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शार्पलेस इटसेल्फ वे बैक इन 2001 में उन्होंने ही इस वर्ड को कॉइन किया था. अब इसका मतलब ये है यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं उस प्रोसेसेस को बाकी कन्वेंशनल प्रोसेस से डिफरेंशिएट करने के लिए देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशंस होते हैं, प्रोसेस कंडीशंस हो, वेरिएबल कंडीशंस हो, डजंट मैटर, जो कंडीशंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं. एज वेल एज यहाँ पर आप मटेरियल्स जो प्रीकर्सर्स हैं वो आप वैसे मटेरियल्स चूज करते हो जो कि रेडली एज वेल एज ईजिली अवेलेबल रहते हैं. यहाँ पर आप सॉल्वेंट यूज करते हो रिएक्शन के लिए, दैट इज ऑल्सो वाटर, द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट. देन यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के जो प्रोसेस हैं दैट इज ऑल्सो सिंपल. एज वेल एज जो प्रोडक्ट बनता है उस पर जो यील्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई. इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट होते हैं जो बन के आते हैं दैट इज स्टेबल. और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाई क्वालिटी तो होते ही हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी कम होते हैं. और इसकी वजह से जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हो, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो आप कम कर सकते हैं और बेटर इफेक्टिव मैनर में उस डिसीज को क्योर कर सकते हैं. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड दैट इज व्हाई दिस 3 पर्सनैलिटीज हैव बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज. अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में.
फिजिक्स में अगेन 3 पर्सनैलिटीज को कोलैबोरेट फॉर्म में दिया गया है. हु आर दिस 3 पर्सनैलिटीज? एलियन, जॉन एज वेल एज एंटोन. सो इन तीनों पर्सनैलिटीज को मिलकर फिजिक्स में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है. अब यहाँ पर नोबेल प्राइज किस बेसिक एस्पेक्ट्स के लिए दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है बिकॉज ऑफ द स्टडीज दैट दे आर डन इन द एंटैंगल्ड स्टेट्स. सो एंटैंगल्ड स्टेट्स इज रिलेटेड टू क्वांटम एंटैंगलमेंट. क्या है क्वांटम एंटैंगलमेंट? सो लेट्स सी. क्वांटम एंटैंगलमेंट इज अ फिजिकल फिनोमिनन. एक फिजिकल फिनोमिनन है जहां पर जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो आप फॉर्म करते हो वो पार्टिकल्स इंटर रिलेटेड होते हैं, वो पार्टिकल्स को रिलेटेड होते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि 2 फोटॉन्स हैं, 2 फोटॉन्स हम लोग बना रहे हैं और ये जो 2 फोटॉन्स हैं ए एंड बी, ये जो फोटॉन्स हैं ये क्वांटम मैनर में, क्वांटम स्टेट में ये एंटैंगल है लेट्स सपोज. और एक जो फोटॉन है वो चले आता है एलिस के पास, दूसरा जो फोटॉन है वो चले आता है बॉब के पास. नाउ इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एलिस एंड बॉब, इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट डजंट मैटर. हो सकता है कि अर्थ के 2 कोने में हो सकता है कि यूनिवर्स के 2 कोने में हो, डजंट मैटर. इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 फोटॉन्स, अगर ये क्वांटम एंटैंगलमेंट में है तो जो डाटा आपको मिलता है फ्रॉम ए, द फोटॉन ए वुड बी रिलेटेड टू द डाटा दैट यू वुड गेट फ्रॉम बी. सो दिस इज नोन एज क्वांटम एंटैंगलमेंट. और इसके वजह से इस पे जो स्टडीज किए जा रहे हैं इसके वजह से ही इन तीनों पर्सनैलिटीज को अवार्ड किया गया है नोबेल प्राइज. और ये जो मैकेनिज्म है, ये जो क्वांटम एंटैंगलमेंट है दैट इज़ वेरी ट्रिकी. और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, क्लासिकल फिजिक्स में काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके काउंटर इंट्यूटिव उस पर सीधा ऑपोजिट इफेक्ट करता है. और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वंस कहा था कि ये जो क्वांटम एंटैंगलमेंट का जो फीचर है, जो फिनोमेनन है, ही कॉल इट द स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. सो ये क्वांटम एंटैंगलमेंट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस quoted it as a spooky action at a distance. With that clarity, now let's move to our next article that is on United Nations HRC, that is the Human Rights Council. अब यहाँ पर अगेन लेट मी वार्न यू गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहे हैं, काफ़ी सारे डिबेट्स चल रहे हैं एट द इंटरनेशनल लेवल. वी शुडंट गो इनटू द डिबेट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक एस्पेक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी's पर्सपेक्टिव, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 6 सितंबर वीडियो कि यूएनएचआरसी है क्या, कौन से फ्रीडम्स हैं जो कि वो सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, कौन से मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को आप कैसे इलेक्ट करते हो, अगर इन मेंबर्स में से किसी एक मेंबर ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया तो आप कैसे एक्शन ले सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, आप कोर्सिव एक्शन कैसे ले सकते हो. ऑल दिस डायनामिक्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in our 6th September video. So please refer to the video here so that you have a very good understanding of UNHRC. With that, now let's move to our next article that is on the OPEC plus. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा OPEC plus समझने से पहले you have to understand कि what is OPEC. So let's start with OPEC itself. So what is OPEC? OPEC is the abbreviation of Organization of the Petroleum Exporting Countries. ये क्या है? It is a permanent organization. इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन वियना ऑस्ट्रेलिया. और ये क्या करने की कोशिश करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि जो प्राइसेस ऑफ द ऑयल है इन द वर्ल्ड मार्केट उसे वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वो सप्लाई बढ़ाते हैं ताकि प्राइसेस कम हो जाए, अगर प्राइसेस काफ़ी कम हैं तो वो सप्लाई घटाते हैं ताकि प्राइसेस बढ़ जाए. मतलब कि जो अफोर्डेबिलिटी है और जो प्रॉफिट है उसके बीच में वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ ओपेक कंट्रीज. अब यहाँ पर ओपेक का काम क्या है, ओपेक का इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज एवरी कंट्री इज लिंक्ड टू ऑयल और ऑयल का जो प्राइसेस हैं दैट इज समथिंग द ओपेक इज ट्राइंग टू कंट्रोल. अब बात करते हैं ओपेक प्लस क्या है. अब देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज. कुछ कंट्रीज हैं जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं और ओपेक के मेंबर्स हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं बट ओपेक के मेंबर्स नहीं हैं. सो देयर आर ओपेक कंट्रीज, देयर आर नॉन ओपेक कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं. और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें सो एज ऑफ 2018 अगर हम लोग बात करें सो 79% जो है ऑयल जो आता है क्रूड ऑयल दैट इज फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज. बट देयर इज अनदर सिग्निफिकेंट पोर्शन अराउंड 20.6% जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज से आता है. सो यहाँ पर व्हाट इज ओपेक प्लस? सो ओपेक प्लस इज द ग्रुपिंग बिटवीन those countries exporting oil under OPEC and those countries who are exporting oil which are outside the ambit of OPEC. So non-OPEC countries or OPEC countries का grouping को हम लोग कहते हैं OPEC plus and that is what this plus denotes. So what is the significance of OPEC plus? That it is controlling around 50% of the world crude oil supplies. World की जो 50% crude oil supplies हैं वो OPEC plus kind of
कंसीडर करता है काइंड ऑफ उनके अंदर में है उनके प्राइसेस, और इसकी वजह से इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, क्योंकि क्रूड ऑयल इज लिंक्ड टू एवरी फेसेस ऑफ द इकोनॉमी. With that clarity, now let's move to our next article, that is on the ECLGS scheme. अब यहाँ पर बात करते हैं ये स्कीम है क्या. So let's see the basic aspects. Let's start from the basics. So what is this ECLGS scheme? It is an abbreviation of Emergency Credit Line Guarantee Scheme. So यहाँ पर ये क्या है, एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है Emergency Credit Line Guarantee Scheme, और ये लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट आफ्टर दी कोविड-19 पैंडमिक. जो कोविड-19 पैंडमिक हम लोग ने देखा, जो लॉकडाउन में देखा, उसकी वजह से जो इकोनॉमी था ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ इंडिया काफ़ी डिटरमाइन जो है वो काफ़ी डिप्रेवेट कर दिया गया था, काफ़ी ख़राब हालत में था, और उसे रीवाइटलाइज करने के लिए वी हैड दिस स्कीम. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज. आप देखते हैं इस स्कीम की क्या इंपॉर्टेंस है. सो यहाँ पर जो स्कीम है ये उन बिजनेसेस को देते हैं, उन स्मॉल बिजनेसेस को देते हैं जो कि कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा उनकी जो ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, जो लायबिलिटीज़ थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, और उन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें वापस पैरों में खड़ा करने के लिए, इकोनॉमी को वापस रीवाइटलाइज करने के लिए हम लोग ने ECLGS स्कीम लाया है. सो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सो ECLGS स्कीम में हम लोग क्रेडिट लाइन गारंटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हम लोग लोन देते हैं. सो व्हाट इज दिस लोन? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन. ये जो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, इट इज काइंड ऑफ एन लोन, और ये लोन हम लोग स्मॉल बिजनेसेस को देते हैं, और जब आप लोन देते हो सो यू हैव टू प्रोवाइड गारंटी ऑल्सो. बट यहाँ पर बेनिफिट ये है कि दिस लोन्स आर 100% गारंटीड. इसे हम लोग 100% गारंटी देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो गारंटी देता है दैट इज द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी. सो NCGTC जो है वो इस पे 100% गारंटी देते हैं, और ये उन कंपनीज को दिए जाते हैं जो कि स्मॉल हैं, जो कि कोविड के कारण काफ़ी सारे उनके जो इकोनॉमिक लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गए हैं. सो लेट्स सी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम. सो द फर्स्ट फीचर इज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन. तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर हम लोग एक क्रेडिट लाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट लाइन जो है, जो लोन हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 100% गारंटी कवरेज. एंड ये जो गारंटी कवरेज है वो कौन सी कंपनी दे रही है? दैट इज दी NCGTC, दैट इज द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी. लेट्स सी द थर्ड सेलिएंट फीचर्स. सो यहाँ पर कौन कौन है एलिजिबल बोरोवर्स? यहाँ पर बोरोवर्स वो कंपनीज हैं, वो स्मॉल कंपनीज हैं, या वो MSMEs है, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनका जो लोन है एज ऑफ February 29, 2020 जो लोन है दैट इज ऑफ 50 करोड़, या जो उनका एनुअल टर्नओवर है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में, वो एनुअल टर्नओवर इज अराउंड 250 करोड़, और उन स्मॉल बिजनेसेस को ही एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंदर लोन लेना, इस स्कीम के अंदर गारंटी लाइन कवरेज जो है वो लेना. सो यहाँ पर कौन कौन अलाउड नहीं है? सो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं और जिनके पास NPAs हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कंपनीज यहाँ पर अलाउड नहीं है. वो कंपनीज इस स्कीम के अंदर वो फंड्स जो हैं वो रेस नहीं कर सकते. लेट्स सी द अदर सेलिएंट फीचर्स. सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, जिस रेट के बेसिस पर आपको लोन दिया जाता है, दैट इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो कैप्ड. सो यहाँ पर अगर आप बैंक से लेते हो तो बैंक से जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज कैप्ड एट 9.25. बट अगर आप NBFC से लेते हो, दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर आप NBFC से लेते हो तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स है दैट इज कैप्ड एट 14%. सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए जा रहे हैं दैट इज कैप्ड, और जो आपको लोन दिए जा रहे हैं वो भी गारंटीड हैं. द नेक्स्ट बेनिफिट इज द टेन्योर. यहाँ पर जो टेन्योर है दैट इज ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसम्बर्समेंट, एज वेल एज यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी मोरेटोरियम है. सो यहाँ पर अराउंड 12 months का मोरेटोरियम है इन द पीरियड इन द प्रिंसिपल अमाउंट. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ ECLGS scheme. With that, now let's move to our next aspect, that is on the World Trade Organization. So यहाँ पर this is a very important organization. So let's see the basics of WTO. So WTO क्या है? WTO is the abbreviation of World Trade Organization, and it is the only ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करते हैं रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस. तो नेशंस के बीच बिटवीन में जो ट्रेड चल रहा है उसको किस हिसाब से करना है, जो रूल्स हैं, रूल्स को देखने के लिए सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है एट द ग्लोबल लेवल, दैट इज द WTO. अब WTO से पहले एक सिस्टम था, प्लीज रिमेंबर, WTO से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक सिस्टम था जिसे हम लोग कहते हैं GATT, दैट इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. सो ट्रेड चलते थे जो कंट्रीज में, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता था टैरिफ्स के बेसिस पर, एंड उसे हम लोग कहते थे GATT.
दैट इज समथिंग दैट वी हैड प्रायर टू WTO। बट गैट में काफ़ी सारे इश्यूज थे। फॉर एग्जाम्पल गैट में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं कंसिडर कर सकते थे, गैट में सिर्फ गुड्स का था, सर्विसेज के ऊपर बात नहीं की गई थी। सो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज थे जो कि गैट सफ़र कर देता और इसीलिए वहाँ पर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने की बात हुई। एंड फाइनली इन दी उरुग्वे राउंड जो है वहाँ पर डिसाइड किया गया, सब मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वी वांट टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज WTO जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंपाइल करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो ट्रेड है उस पर डील करेगा। सो दैट इज हाउ WTO केम इनटू फॉर्म। अब यहाँ पर जो एज ऑफ नाउ WTO इज हैविंग 164 मेंबर्स एंड 23 ऑब्जर्वर स्टेट्स। विद दैट नाउ लेट्स सी द कंसर्न्स ऑफ WTO. So there are various concerns, but let's highlight the major concerns which the WTO is facing. So the first concern is the issue with dispute settlement mechanism. क्योंकि WTO इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारे नेशंस हैं, काफ़ी सारे नेशंस के अपने अपने एस्पेक्ट्स रहते हैं, अपने अपने प्रिविलेजेस रहते हैं, अपने अपने उनके परसेप्शंस रहते हैं, और उसे काउंटर करने के लिए अगर उसमें कोई डिस्प्यूट्स हो सो देयर इज ए सेपरेट बॉडी नॉन एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है उसमें इशू ये है कि हर एक कंट्री के पास देयर इज अ वीटो पावर, और इसके कारण देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। The second issue is with the MFN status, that is the most favored nation status. What is this MFN status? So MFN status is a status, अगर आप कोई कंट्री को अगर MFN status देते हो so that would mean कि आपके जो कंट्रीज के पास आपके पास जो भी बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो आप वहाँ पर एडवांटेज के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर पाकिस्तान को MFN स्टेटस देता है दैट वुड मीन कि इंडिया के पास जितने भी बेस्ट ट्रेड टर्म्स हैं वो आप पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर इशू है कि यूएस ये कहता है, यूएस ये एक्यूज करता है रिपीटेडली कि इंडिया एंड चाइना जो हैं, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, वो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, वो इसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द एक्यूशन दैट द यूएस इज पुटिंग। सो दैट इज द सेकेंड इशू। द थर्ड इशू इज द लैक ऑफ कंसेंसस। लैक ऑफ कंसेंसस को प्रूव करने के लिए वी कैन हैव सम डाटा। सो लेट्स सी द फर्स्ट बेसिक डाटा। अगर हम लोग 25 ईयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस को देखें तो वहां पर एज ऑफ नाउ ऑल्सो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्रीमेंट है जो कि हर एक मेंबर को इन्वॉल्व करता है, हर एक मेंबर को कवर करता है, एंड दैट एग्रीमेंट इज द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। और इसके अलावा कोई और एग्रीमेंट नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ WTO जो कि हर एक मेंबर से जुड़ता है। सो दैट इज शोइंग द लैक ऑफ कंसेंसस, दैट इज शोइंग द इंक्रीजिंग व्यू, इंक्रीजिंग डिफरेंसेस इन द परसेप्शन ऑफ द कंट्रीज। The next issue is the protectionism. कोविड के कारण और पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज जो थे उसके कारण एक प्रोटेक्शनिज्म जागा है कंट्रीज में। काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो रहे हैं, और इसके कारण जो प्रोटेक्शनिज्म के कारण जो आपके ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट इशू। द नेक्स्ट इशू इज ऑफ चाइना। सो काफ़ी सारे मेंबर्स कहते हैं कि चाइना इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई द WTO इज़ फेलिंग। क्या है रीजन? बिकॉज चाइना के जो एबिलिटी है उसके कारण दे आर मेकिंग हैविंग अ स्टेट ड्रिवन कैपिटलिज्म। उनके पास स्टेट ड्रिवन कैपिटलिज्म है और इनके पास जो कैपेबिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इसके कारण दे आर हैविंग सेवरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। वो काफ़ी सारे IP ऑफेंसेस कर रहे हैं और उसे WTO काउंटर नहीं कर पा रहे। सो दैट इज द नेक्स्ट इशू विद WTO. Let's see some other issues. The next issue is of TRIPS waiver. So what is this TRIPS? TRIPS is an abbreviation of ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो यहाँ पर हम लोग IP राइट्स दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, यहाँ पर कोवर्सिव प्रोविजंस हैं। बट इसमें इशू ये है, इसमें इशू ये है कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लेड करके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कहते आए हैं कि जो कोविड के कारण जो मेडिसिन का जो दाम है जो कि आसमान छू रहा है उसे कहीं ना कहीं वापस लाने के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए हम क्या मांग रहे हैं? हम लोग वेवर मांग रहे हैं फ्रॉम दिस ट्रिप्स, एंड दैट इज समथिंग जो कि डेवलप्ड कंट्रीज देना नहीं चाहते, क्योंकि प्रोवाइडिंग अ वेवर फॉर ट्रिप्स वुड मीन अ लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर दोज कंट्रीज। सो दैट इज द नेक्स्ट इशू। द नेक्स्ट इशू इज डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन क्या मतलब? डीरेगुलेशन का मतलब कि WTO बिकॉज ऑफ इट्स पैन वर्ल्ड नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स बिग नेचर क्या है, जो आपकी कंट्री की जो सॉवरेंटी है, कंट्री की जो एनवायरनमेंट है, कंट्री के जो लेबर लॉज हैं, लेबर प्रोटेक्शन है, वो कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं डिसएडवांटेज फील करते हैं बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग WTO. The next issue is the e-commerce and digital trade. As of now, countries having all of the world जो
ट्रेड है उसमें एक ह्यूज वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम द डिजिटल ट्रेड, बट इस ह्यूज वॉल्यूम होने के बावजूद भी WTO के जो रूल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है विद दिस ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड. दैट इज द नेक्स्ट इशू. लेट्स सी सम अदर इशू. द लास्ट इशू इज ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट. WTO में वी आर हैविंग एन एग्रीमेंट नॉन एज AOA, दैट इज द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के कारण हम लोग काफ़ी सारे बेनिफिट्स फार्मर्स को दे नहीं सकते, और इसके कारण जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया ऐसे कंट्रीज, वो फेस कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एज वेल एज डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं फार्मर्स के वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज एग्रीमेंट्स. एंड दैट इज a basic overview of the concerns that the WTO is surrounded with. Let's see our next aspect, that is the quiz of the day. So both these questions are previous year questions. So let's see our first question. The first question is regarding the Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism के basic features कौन से हैं. The second question is regarding the Ranyo Ashoka. So again these are previous year questions as I told you. So please try to attempt these questions. इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं along with the explanations would be provided to you in the form of an PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF you would get a link in video description as well as in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.